हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइक जोन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का एक साइंस का चैप्टर जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, यानी हमारे पास जो आई है उसी आई से तो हम लोग क्या करते हैं, इस कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं, इस वर्ल्ड को इंजॉय कर पाते हैं। मान लीजिए कोई आदमी है जिसके पास क्या है, उसकी बॉडी का हर पार्ट ठीक है लेकिन उसका जो आई नहीं है, उसके पास आई खराब है, उसके पास आई सही नहीं है, वो देख नहीं सकता किसी चीज़ को। तो बताइए इस वर्ल्ड को एंजॉय कर पाएगा, इस वर्ल्ड की ब्यूटी को एंजॉय कर पाएगा? नहीं एंजॉय कर पाएगा। तो हमारे लिए आई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बॉडी का मान लीजिए अगर कोई पार्ट अगर सपोज मान लीजिए ऐसा ना हो, लेकिन अगर मान लीजिए कट जाए तो चलिए लाइफ चलाना थोड़ा ठीक रहेगा, चला लीजिएगा। लेकिन आई में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर आई बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी आई सोच लीजिए आप कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी के लिए। और इस कलरफुल वर्ल्ड को हम लोग इसी आई की हेल्प से ही इंजॉय कर पाते हैं। तो ये जो आई हमें ऊपर से जितना सिंपल दिखता है कि हाँ देखते हैं कि यार कितना सिंपल आई दिखता है, इतना एक्चुअल में सिंपल है नहीं। इसके अंदर आप देखिएगा तो बहुत इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अंदर से अगर हम लोग देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऊपर से तो सिंपल दिखता है बस। ठीक है ना। अब बताइए आप कभी ऐसा सोचे होंगे कि भाई बहुत सारे ऐसे आपके आसपास लोग होंगे जिनके कलर का जो आई का जो कलर होता है डिफरेंट कलर होता है। किसी का ब्राउन देखने को मिलेगा आपको, किसी का ब्लैक देखने को मिलता है, किसी का ग्रीन देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है कि डिफरेंट जो लोग होते हैं, अलग अलग लोगों का जो आई कलर अलग क्यों होता है। ऐसी बहुत सारी हम लोग अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी अनवांटेड बात की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखिए, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, आई का डायग्राम बनाएंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आपको भी ऐसे ही करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं आई का। आपको भी डायग्राम बनाना है। देखिए जो हम डायग्राम बनाए हैं ऐसे ही आपको भी डायग्राम क्या लेंस बनाए हैं, लेंस बनाए हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये आपका हो गया कॉर्निया। ये क्या हो गया, कॉर्निया। डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाया है ताकि समझ में आ सके। ये हो गया कॉर्निया। ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर एक और बना दे रहे हैं, जो ऑप्टिक नॉब्स होता है उसको भी बना देते हैं। और एक एक पार्ट को हम बनाते जाएंगे और रिप्रेजेंट करते जाएंगे। यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर ऐसे ऑप्टिक नर्व बना दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स निकला हुआ है। ठीक है ना। अब आइए रिप्रेजेंट करते हैं हम, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है, सबसे बाहर जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट जो बल्जिंग होता है, जो पार्ट उभरा हुआ रहता है, ठीक है, जिसको आप ऊपर से देख सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोला जाता है कॉर्निया। इसको बोलते हैं कॉर्निया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ये हो गया बल्जिंग पार्ट, जो उभरा हुआ पार्ट रहता है। ठीक है ना। अरे ट्रांसपेरेंट होता है। देखिए अभी हम रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं, लेकिन इतना काम नहीं चलेगा। हम एक एक जो यहाँ पर जो नेम लिख रहे हैं सबको लेंगे और डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है। तो अभी तो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जो आपको भी सीखना है। ठीक है ना। डायग्राम को सीखना है। जो आई बॉल का जो यहाँ पर क्या है, आई बॉल है, आई बॉल का जो डायग्राम बनाया है उसको सीखना है। और यहाँ पर आप देखिएगा, आप खुद अपने आँख में देखिएगा कि आपके आँख में क्या होता है, बिल्कुल गोला सा दिखाई देगा, जो ब्लैक दिखाई देगा, ब्लैक गोल दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो यहाँ पर होता है, यहीं पर हम बना दे रहे हैं, यहाँ पर बना दे रहे हैं। ठीक है ना। यहीं पर देखिए बना दे रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्यूपिल। इसको बोलते हैं प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है ना। प्यूपिल समझ में आ गया। उसके बाद देखिए प्यूपिल के आप देखिएगा ना, तो प्यूपिल के आसपास एक और लेयर होता है। प्यूपिल के आसपास एक और लेयर होता है जो प्यूपिल को कंट्रोल करता है। क्या करता है, प्यूपिल को कंट्रोल करता है। प्यूपिल के आसपास एक और लेयर होता है जो प्यूपिल को कंट्रोल करता है। उसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। उसको बोला जाता है आइरिस। तो ये देखिए आपको कॉर्निया समझ में आ गया, प्यूपिल समझ में आ गया, आइरिस समझ में आ गया। अभी सिर्फ हम लोग रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पर देखिए ये आपका लेंस दिख रहा है ना, ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है, आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस समझ में आ गया। ये लेंस बनाए हैं हम, क्या बनाए हैं, लेंस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो पार्ट दिख रहा है ना, ये मेम्ब्रेन वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर मेम्ब्रेन वाला, इस मेम्ब्रेन वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेटिना बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए रेटिना आपको रिप्रेजेंटेशन करना आ गया। अब यहाँ पर जो लेंस दिख रहा है और रेटिना दिख रहा है, इस लेंस और रेटिना के बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में
एक क्या होता है, जेली लाइक मटेरियल मिलता है, लेंस और रेटिना के बीच में जेली लाइक मटेरियल मिलता है जो ग्लासी मटेरियल होता है इस लेंस और इसके बीच में। इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर जो रहता है उसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं उसको? विट्रस ह्यूमर। तो चलिए विट्रस ह्यूमर समझ में आ गया आपको, विट्रस ह्यूमर समझ में आ गया। अब देखिए जैसे लेंस और रेटिना के बीच में एक ह्यूमर है ना, विट्रस ह्यूमर, एक तरह का जेली लाइक मटेरियल, इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वैसे ही यहाँ पर जो कॉर्निया दिख रहा है, कॉर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। इस कॉर्निया और इस लेंस के बीच में भी एक फ्लूइड होता है, एक वाटरी फ्लूइड होता है। कॉर्निया और लेंस के बीच में भी एक वाटरी फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, एक्वस ह्यूमर उसको बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं उसको, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है, एक्वस ह्यूमर हो गया, ये हो गया विट्रस ह्यूमर, ये हो गया एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस ह्यूमर किसके बीच में होता है? देखिए कॉर्निया के बीच में और लेंस के बीच, लेंस दिख रहा है यहाँ पर लेंस, और ये हो गया कॉर्निया, इसके बीच में जो होता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और जो यहाँ पर रेटिना और लेंस के बीच में होता है उसको विट्रस ह्यूमर। तो एज क्या होता है? एक्वस मतलब आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, एक्वस मतलब क्या? वाटर से रिलेटेड होता है। इसमें क्या? वाटरी होता है। ये क्या होता है? वाटरी होता है, वाटरी मटेरियल होता है। अगर देखिएगा तो वाटरी होता है। और ये क्या होता है? जेली लाइक होता है। अगर देखिएगा तो ये होता है जेली लाइक होता है, जेली लाइक होता है या ग्लासी कह सकते हैं इसको, ग्लासी क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है, ये सब ट्रांसपेरेंट वगैरह होता है। अब यहाँ पर देखिए नर्व्स दिख रहा है, एक नर्व्स जो कि इन्फॉर्मेशन को, जो रेटिना पर जो इन्फॉर्मेशन बनता है, रेटिना के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन बनता है उसको कहाँ लेकर जाता है? ब्रेन के पास ले जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व्स। चलिए ऑप्टिक नर्व्स क्लियर हुआ। तो इसमें जितने भी पार्ट है हम आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा दिए। एक किसका डायग्राम है? आई बॉल का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? आई बॉल का डायग्राम है। आई बॉल कह सकते हैं इसको, आई बॉल। ठीक है, आई बॉल का डायग्राम है। देखिए आप एक बार और आपको रिवाइज करा दें। यहाँ पर एक लेंस है, कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो बल्जिंग पार्ट दिखाई देता है, जो उभरा हुआ ऐसे पार्ट दिखाई देता है, आप खुद देखते आँख में से देखिएगा तो उभरा हुआ एक पार्ट दिखाई देता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। उसके अलावा इसमें देखिएगा एक ब्लैक होल रहता है, ब्लैक बिल्कुल क्या होता है? देखिएगा अपने आँख में खुद देखिए, एक होल है बीच में बिल्कुल ब्लैक, उसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। उसके आसपास एक और लेयर है, उसके आसपास एक और लेयर है आइरिस। यही कलर प्रोवाइड करता है, आपको बता दें हम, यही कलर प्रोवाइड करता है। इसी की वजह से तो किसी का आप देखिएगा तो आई का कलर क्या होता है? किसी का ग्रीन होगा, ब्राउन होगा, ठीक है ना, या येलो होगा, अलग सॉरी ब्लैक होगा, यानी अलग अलग डिफरेंट कलर का होता है। क्यों? आइरिस की वजह से होता है। एक्वस ह्यूमर जो कॉर्निया और यहाँ पर लेंस के बीच में होता है, एक्वस ह्यूमर, इसका फंक्शन भी होता है। ठीक है ना, इसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करने का काम करता है। उसको एक एक हम करके पढ़ने वाले हैं। तो आप एक बार देख लीजिए ध्यान से, इसमें जो रिप्रेजेंट करना था नेम वगैरह वो रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है ना। और देखिए इसमें और कुछ भी रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पे एक मसल्स होता है। यहाँ पर क्या होता है? एक मसल्स होता है, एक मसल्स होता है, ये दोनों जगह। यहाँ पर एक मसल्स क्या करता है? लेंस को पकड़ कर रखता है ऐसे। लेंस को मान लीजिए लेंस हो गया, ये क्या लेंस है? इस लेंस को दोनों तरफ से ऐसे पकड़ कर रखता है। ठीक है, एक लेंस को दोनों तरफ से पकड़ कर रखता है। कौन? सिलियरी मसल। यहाँ पर एक मसल्स है, यहाँ पर मसल सिलियरी मसल, सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स जो लेंस को दोनों तरीके से पकड़ कर रखता है और उसको एडजस्ट करते रहता है। उसको क्या करता है? उसको एडजस्ट करते रहता है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता है उसको एडजस्ट करता है। जैसे मान लीजिए हम अगर दूर की चीज़ों को देखते हैं उसके लिए अलग एडजस्टमेंट चाहिए, पास की चीज़ों को देखते हैं उसके लिए अलग एडजस्टमेंट चाहिए। तो देख लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं और एक एक फंक्शन बताते हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो आइए इसको हम अब फंक्शन एक स्टार्ट करते हैं। एक एक का फंक्शन पढ़ना है। यहाँ पर सबका हम फंक्शन बताएंगे। सबसे पहले चलिए कॉर्निया को हम लोग लेते हैं, कॉर्निया को लेते हैं और उसका फंक्शन आपको बताते हैं। अभी सिर्फ दो पार्ट को यहाँ पर नेम को हम इरेज कर रहे हैं और सबको नहीं इरेज करेंगे, अभी रहने दीजिए यहाँ पर। और इधर फंक्शन आपको बताते चल रहे हैं। देखिए इधर सबसे पहला आप लिखिए कॉर्निया। कॉर्निया, कॉर्निया के बारे में लिखना आपको, ठीक है ना। कॉर्निया के बारे में पॉइंट नंबर 1, कॉर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। देखिए कॉर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। पहला लिखिए, इट इज ए बल्जिंग, इट इज ए बल्जिंग पार्ट, बल्जिंग एंड ट्रांसपेरेंट पार्ट, ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई,
यानी क्या होता है, कॉर्निया होता है ना, तो आपके जो क्या होता है, बल्जिंग होता है। बल्जिंग मतलब उभरा हुआ, बल्जिंग मतलब उभरा हुआ, यानी हमारी आँख में जो कॉर्निया होता है बल्जिंग होता है, उभरा हुआ होता है। दूसरा पॉइंट ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट अगर नहीं होगा तो लाइट कैसे पास करेगा भाई, क्योंकि इमेज बनाना है रेटिना पर, तो उसके लिए लाइट एंटर करना चाहिए। लाइट को कैसे एंटर करेगा, जो ट्रांसपेरेंट चीज़, ओपेक चीज़, तो लाइट एंटर नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और बल्जिंग पार्ट होता है कौन, कॉर्निया। और ये क्या करता है, इसमें और लिख सकते हैं, इट अलाउ लाइट थ्रू इट, अपने से होकर लाइट अलाउ करता है। एक चीज़ और आपको यहाँ पर थोड़ा इम्पोर्टेंट बात बता दें कि सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्शन होता है ना, जो रिफ्रैक्शन होता है इसी पार्ट में होता है, कॉर्निया में। अगर आप लाइट चैप्टर पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको पता होगा रिफ्रैक्शन क्या होता है। थोड़ा चलिए हम बता रहे हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है तो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट कर जाता है, उसी को तो रिफ्रैक्शन बोलते हैं। व्हेन लाइट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट डेविएट फ्रॉम एक्चुअल पाथ, यानी अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट कर जाता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आप मीडियम पढ़े होंगे, लाइट चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो मीडियम दो तरीके का होता है, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप खुद बताइए, यहाँ पर लाइट देखिए, एयर से लाइट किस में पास करता है, हमारे आई में। एयर से लाइट कहाँ पास करता है, हमारे आई में। तो यहाँ के जो बाहर का देखिएगा ना, देखिए अपने सामने, देखिए आपके सामने क्या एयर है, ठीक है ना, और आपके आँख के अंदर ये वाला क्या है, ये सब देखिए, ये सब में सब इस तरह के हम कह सकते हैं सेल वगैरह है, यहाँ पर वाटर भरा हुआ है, एक्वस ह्यूमर है, यानी यहाँ के जो हम कह सकते हैं जो मीडियम है ना, डेंसर है एज कम्पेयर टू जो बाहर के जो है, ठीक है ना। इन बाहर देखिएगा तो एयर है, यहाँ का मीडियम रेयर है, ठीक है ना। अंदर हमारे आई के अंदर देखिएगा तो मीडियम कैसा है, डेंसर है। अब सोचिए बाहर से अचानक एयर से लाइट कहाँ एंटर कर रहा है, अंदर, रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कॉर्निया में क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन यहीं पर देखने को मिलता है लाइट का। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। कॉर्निया में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। चलिए कॉर्निया तो बता दिए, अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं आइरिस के बारे में। चलिए थोड़ा लिखते हैं, सेकंड पॉइंट आपको बताते हैं। सेकंड पॉइंट आइरिस के बारे में समझिए, आइरिस क्या होता है, ठीक है। तो आइरिस क्या करता है ना, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। जो आइरिस होता है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, प्यूपिल है, और यहाँ पर क्या, आइरिस है। तो प्यूपिल को कभी छोटा करना पड़ता है, कभी बड़ा करना पड़ता है। अभी देखिए, आप मान लीजिए किसी अंधेरे रूम में आप जब कोई क्या होगा, जब कोई रूम होगा जो अंधेरा होगा, उसमें आप खड़े हो जाइएगा किसी मिरर के सामने, अंधेरे रूम में मिरर के सामने खड़े हो जाइए, और वहाँ पर जब देखिएगा ना तो आपकी प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। आपके प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अंधेरा रहता है तो। क्योंकि आपके क्या जो प्यूपिल के अंदर, प्यूपिल बड़ा क्यों होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में लाइट पास करे, और हमें कोई चीज़ अच्छे से दिखाई दे सके, अच्छे से विजुअल हो सके। लेकिन जैसे हम आप क्या कीजिए, लाइट को ऑन कर दीजिए, मान लीजिए रूम में आपके बहुत ज़्यादा जब लाइट हो जाएगा तो प्यूपिल का साइज ऑटोमेटिक छोटा होने लगेगा। क्या होने लगेगा, छोटा होने लगेगा, ताकि आपके आई के अंदर कम से कम लाइट पास करे, और जो सेंसिटिव सेल है जो आई के अंदर वो बर्न ना हो जाए, जल ना जाए, खराब ना हो जाए, इसलिए प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है ताकि कम लाइट पास करे। तो ये छोटा होने का काम, बड़ा करने का काम कौन करता है, प्यूपिल अपने आप छोटा बड़ा नहीं होता, उसको छोटा बड़ा करता है कौन, आइरिस उसको कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल को साइज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। चलिए फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं आप, कि आइरिस क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। किसी की आंख, अभी हम इसके बारे में पहले भी बात किए थे, किसी की आंख आप देखिए ग्रीन होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है। क्यों होता है, आइरिस की वजह से। तो आइरिस क्या करता है, प्रोवाइड कलर, इट प्रोवाइड कलर,
यानी क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है, कलर भी प्रोवाइड करता है। तो आइरिस के बारे में समझ में आ गया, एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, ज़रूरत के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ता है वो अगर सामने लाइट ज़्यादा हो तो छोटा कर देगा, सामने लाइट कम हो तो प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देगा, ताकि हम मेन मकसद रहता है कि हमारे आँख का प्रोटेक्शन हो सके और हमें कोई चीज़ें हमारे सामने जो विजिबल हो सके, अच्छे से विजिबल हो सके, क्लियरली विजिबल हो सके, ठीक है ना। तो ये हो गया आइरिस के बारे में और कॉर्निया के बारे में। अब हम आपको बताते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखिए, हम आपको बताते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं हम अभी, और भी बताना है। अब इस डायग्राम को हम अभी इरेज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस डायग्राम के हेल्प से अभी बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी है। देखिए अगर आई का फंक्शन आ जाएगी, राइट द फंक्शन ऑफ आई, तो आप अगर इन सारी चीज़ों को अगर अच्छे से समझ जाइएगा ना तो आराम से लिख लीजिएगा, आप खुद इसको बना कर लिख सकते हैं। लेकिन तभी बना पाइएगा जब इसके फंक्शन को, जितने भी पार्ट दिया हुआ है सबके फंक्शन को अच्छे से आप सीख पाएंगे तभी। तो नेक्स्ट कौन सा पार्ट है, प्यूपिल के बारे में देखते हैं। थर्ड हम लिखते हैं प्यूपिल, प्यूपिल के बारे में। प्यूपिल देखिए, प्यूपिल क्या करता है, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्री इन द आई, यानी जो हमारे आई में जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करता है उसको वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। यही डिसाइड करता है कि हमारे आँख में कितना लाइट एंटर करेगा। इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट which enter in the eye, यानी जो हमारे आँखों में जो लाइट एंटर करता है वो कितना एंटर करेगा, कौन डिसाइड करता है, पीपल डिसाइड करता है। और पीपल को हम विंडो ऑफ द आई भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विंडो ऑफ आई, इसको विंडो ऑफ आई क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब बताइए विंडो क्या करता है, हमारे घर में जो विंडो होता है हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें लाइट ज़्यादा चाहिए तो हम उसको क्या करते हैं, विंडो को खोल देते हैं, लाइट अंदर आने लगती है, ठीक है ना। जब लाइट कम चाहिए तो विंडो को बंद कर देते हैं। यानी अगर विंडो से हम लोग क्या करते हैं, लाइट को अंदर ले जाते हैं, अंदर लाने में क्या करता है, हेल्प करता है ना। विंडो क्या करता है, लाइट को अंदर आने में हेल्प करता है। तो वैसे ही पीपल क्या करता है, लाइट को कंट्रोल करता है कि लाइट कितना अंदर आएगा उसको कंट्रोल करता है, उसके अमाउंट को कंट्रोल करता है। इसलिए इसको विंडो ऑफ द आई भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है कि विंडो ऑफ द आई किस आई के पार्ट को कहा जाता है, तो आपको प्यूपिल को कहा जाता है। तो प्यूपिल के बारे में हो गया। और इसका साइज कौन कंट्रोल करता है, आइरिस करता है, इसका साइज को आइरिस कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अब चलिए प्यूपिल हो गया, कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। 4 नंबर कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस देखिए हमारे आँख में कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, आप लाइट चैप्टर में पढ़े होंगे भाई। कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज बनाना, रियल इमेज बनाना, ठीक है ना। और उसका साइज तो अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखे हैं, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है। अब हालांकि कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है। तो आई में देखिए पहला इसमें हम बताइए, अच्छा बताइए, आई में आपके आँख के अंदर जो लेंस है क्या ये ग्लास से बना है, नहीं, यहाँ के एक तरह का फाइबर मटेरियल से बना है, ठीक है ना। फाइबरस एंड जेली लाइक मटेरियल से बना है। किससे बना है, फाइबरस एंड जेली लाइक मटेरियल से बना है। इसको लिख सकते पहला पॉइंट कि इट इज कंपोज्ड या फॉर्म बाई फाइबरस एंड जेली लाइक मटेरियल, ठीक है ना, जेली लाइक मटेरियल से बना है। फाइबरस एंड जेली लाइक मटेरियल से बना है। कौन, कॉन्वेक्स लेंस जो हमारे आई में होता है। इसका और देखिए कि इसको आप क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये हमारे आई में कैसा इमेज बनाता है, डिमिनिश बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है, रियल बनाता है। तो इसमें इसका एक और काम लिख सकते हैं, इट फॉर्म्ड रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज
डिमिनिश्ड इमेज। अब चलिए हम बता देते हैं रियल इमेज क्या होता है। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, यानी एक ऐसा इमेज बनाता है जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी रियल इमेज। अगर देखिए इस चैप्टर से पढ़ने से पहले लाइट चैप्टर जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि उसका इसमें यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर इन्वर्टेड का मतलब क्या था, उल्टा। अगर पता हो तो अच्छी बात, नहीं पता तो लिख लीजिए। इन्वर्टेड का मतलब क्या था, उल्टा इमेज बनता है, और डिमिनिश्ड मतलब छोटा इमेज बनता है। तो आपके दिमाग में बात आएगी कि भाई जब उल्टा इमेज बनता है तो हमें कोई चीज़ सीधी क्यों दिखाई देती है, क्यों इरेक्ट दिखाई देती है, तो उसका रीजन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसका इमेज हम लोग अब इसके बाद पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। तो पीपल और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देख लीजिए। चलिए, और ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ना है, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। अभी तो समझिए इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर है, इसको लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। चलिए इसको इरेज करते हैं, और जो बचा हुआ उसको हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। देखिए और कौन सा पार्ट बचा हुआ है, ये सब तो हो गया। सिलियरी मसल जल्दी देख लेते हैं। अगला कौन हो गया, अगला कौन सा है, सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। देखिए सिलियरी मसल्स का काम क्या होता है भाई, लेंस को होल्ड कर रखना है। मान लीजिए ये आई लेंस है, तो इस आई लेंस को क्या करता है, ऊपर से और नीचे से पकड़ कर रखता है। आई लेंस को क्या करता है, ऊपर नीचे से पकड़ कर रखता है, और ज़रूरत के अनुसार इसको रोटेट करता है, इसको इसके कर्वेचर को बड़ा करता है, छोटा करता है। अगर मान लीजिए किसी पास की चीज़ को हमें देखना है, कोई चीज़ बहुत पास में हमारे पास में है, उसको देखना है, तो वो क्या करता है, आई लेंस को क्या करता है, छोटा कर देता है, थिक कर देता है। और जब दूर की चीज़ों को देखना है तो उसको आई लेंस को क्या करता है, थिन करता है, उसको लंबा कर देता है, बड़ा कर देता है, कर्वेचर को उसको चेंज करते रहता है। यानी कौन करता है, ये सिलियरी मसल्स करता है, ठीक है ना, सिलियरी मसल करता है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा आप इसमें, इट होल्ड द, किसको होल्ड करता है, कन्वेक्स लेंस को। इट होल्ड द कन्वेक्स लेंस को क्या करता है, होल्ड करता है, और उसको इन पकड़ कर रखता है उसको, और उसको रोटेट करता है ज़रूरत के अनुसार। इसके नेक्स्ट पॉइंट इसमें सिलियरी मसल में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट चेंज द फोकल लेंथ बाय चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ आई लेंस। यानी इट चेंज द फोकल लेंथ बाय चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ आई लेंस, यानी आई लेंस के कर्वेचर को चेंज करके उसके फोकल लेंथ को चेंज करते रहता है, ठीक है। कर्वेचर आपको बता दें, मान लीजिए जरूरत पड़ेगा तो उसको ऐसे बनेगा, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कभी ऐसे कर देगा, और कभी ज़रूरत पड़ेगा तो उसको ऐसे कर देगा, यानी छोटा कर देगा और मोटा कर देगा। इसी को बोलते हैं कर्वेचर को चेंज करते रहता है, जैसे जरूरत पड़ता है उसको कर्वेचर को चेंज करते रहता है, सिलियरी मसल्स। तो ये आपको समझ में आ गया सिलियरी मसल्स के बारे में। और उसके बाद यहाँ पर है एक्वस ह्यूमर के बारे में। क्या है, एक्वस ह्यूमर है। तो एक्वस ह्यूमर के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक्वस ह्यूमर, नेक्स्ट पॉइंट आपको ये लिखिए यहाँ पर, एक्वस ह्यूमर। क्या लिखना है, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर तो होता क्या है एक्वस ह्यूमर भाई, एक तरह वाटरी फ्लूइड है। क्या तरह एक तरह का वाटरी फ्लूइड है। एक्वस का मतलब ही होता है वाटर, तो वाटरी फ्लूइड है, एक तरह का वाटरी फ्लूइड। अब ये करता क्या है, किसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो आप लिख सकते हैं कि इट प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया। अगला पॉइंट क्या इसमें लिखेंगे, इट प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, कॉर्निया एंड आई लेंस, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में होता है। एक और पॉइंट इसके बीच में होता है, इन दोनों के बीच में होता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके बारे में आपको लिखना है कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, लेंस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो इसमें लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द आई लेंस। आई लेंस को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। आई लेंस को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो एक्वस ह्यूमर हो गया कि आई लेंस और
कॉर्निया के बीच में होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिखे हैं कि वाटरी फ्लूइड है। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या लिखे हैं इसमें, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। लेंस को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए अपने फंक्शन को करने के लिए, तो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो यहाँ तक देख लीजिए आप, समझ में आ गया। फिर अगला जो उसको हम लेते हैं, ठीक है ना, इसको इरेज कर देते हैं। इसको नोट डाउन करना है आपको, कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। और नेक्स्ट क्या है, विट्रस ह्यूमर। अगला क्या है, विट्रस। विट्रस ह्यूमर के बारे में समझना है, तो ये आइए भी समझते हैं। विट्रस ह्यूमर देखिए, आप खुद बता सकते हैं इसके बारे में कि लेंस और किसके बीच में होता है, रेटिना के बीच में होता है। इट प्रेजेंट बिटवीन लेंस, ठीक है ना, आई लेंस एंड किसके बीच में होता है, रेटिना के बीच में होता है, रेटिना के बीच में होता है। देखिए ये हम खुद से लिख कर बता रहे हैं, तो हो सकता है इसलिए टाइम लग जाए, वहीं अगर पीपीटी तैयार करके लाया जाता तो जल्दी हो जाता, ठीक है ना। इसलिए आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो भी होगा अच्छे से होगा, ठीक है ना, जो होगा वो अच्छे से होगा। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना के बीच में होता है। उसके अलावा क्या होता है ना, ये जेली लाइक एक तरह का मटेरियल है। क्या है, एक तरह के जेली लाइक मटेरियल है, ठीक है ना। एक तरह के जेली लाइक मटेरियल है। और एक इसका काम क्या होता है ना, इस आई बॉल जो दिख रहा है ना, आई बॉल को मेंटेन करके रखता है, आई बॉल के शेप को मेंटेन करता है। सोचिए अगर ये अगर न रहे ना तो आई बॉल पिचक जाएगा, क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो इट प्रिवेंट आई बॉल फ्रॉम कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग का मतलब होता है पिचकना, यानी पिचकने से बचाता है। इट प्रिवेंट आई बॉल फ्रॉम कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग मतलब लिख लीजिए पिचकना, यानी पिचकने से आई बॉल को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए लगभग सब कुछ कर लिए हम लोग। एक ऑप्टिक नर्व्स है, उसको कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स है, यहाँ पर ही बता दे रहे हैं क्या ऑप्टिक नर्व्स है, ऑप्टिक नर्व्स। तो ऑप्टिक नर्व्स जो यहाँ पर दिख रहा है ना, ऑप्टिक नर्व्स, तो ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या होता है भाई, यहाँ से सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, यहाँ पर जो रेटिना पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो बनता है ना, उसको क्या करता है, पहुँचाता है, ब्रेन के पास पहुँचाता है। ऑप्टिकल, यहाँ पर ऑप्टिकल नर्व्स क्या करता है, ऑप्टिक नर्व्स देखिए, इट सेंड इलेक्ट्रिकल मैसेज, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इट सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन। यानी अब देखिए, हम जब रेटिना के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता कैसे है। अभी समझिए आप फिलहाल में कि यहाँ पर क्या है, रेटिना है। क्या रेटिना है, तो रेटिना पर क्या होता है ना कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है, यहाँ पर रेटिना के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है वो कैसे बनता है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो उसको सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिक नर्व्स क्या करता है, ब्रेन तक पहुंचाता है। ब्रेन उसको फिर प्रोसेस करता है, फिर आइडेंटिफाई करता है कि किस चीज़ का इमेज किसका है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है ना। उन सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है। तो इसका इन्फॉर्मेशन कौन पहुंचाता है, ऑप्टिक नर्व। इट सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन के पास भेजता है। एक बार देख लीजिए। अब देखिए रेटिना के बारे में जब हम आपको बताएंगे तो आपको और क्लियर होगा। रेटिना के बारे में बताएंगे तो और क्लियर होगा। थोड़ा सा चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। रेटिना जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट को रेटिना बोलते हैं। तो रेटिना के ऊपर बहुत सारा सेंसिटिव सेल होता है, बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल होता है, ठीक है ना। जो क्या करता है, जब इस पर लाइट पड़ता है, रेटिना के ऊपर जब लाइट पड़ता है ना, तो इस पर जो लाइट सेंसिटिव जो सेल है वो एक्टिवेट कर जाता है। क्या करता है, एक्टिवेट कर जाता है। और एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है ना, जो भी इमेज का इन्फॉर्मेशन रहता है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है और उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिक नर्व से लेकर जाता है, ब्रेन के पास ले जाता है। अब ब्रेन फिर उसको प्रोसेस करता है और तब फिर हम उसको क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, आपको एक रेटिना बचा हुआ है, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। आइए इसको रोज करके उसको बता रहे हैं। तो अब बताएंगे आपको हम क्या,
रेटिना के बारे में समझिए, रेटिना के बारे में समझिए। देखिए इसी को रेटिना कहते हैं, जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसी को रेटिना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेटिना। अब इसके बारे में समझना है आपको, रेटिना के बारे में पूरा डिटेल में समझिए। देखिए पहला पॉइंट रेटिना के बारे में, बस नोट करते जाइए, इसको ध्यान से सुनिए, देखिए और नोट करते जाइए। ये क्या होता है ना, एक्चुअल में एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। क्यों इसको लाइट सेंसिटिव स्क्रीन क्यों कहा जाता है? आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो उसमें लिखा होगा कि इट इज़ ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, क्योंकि इसमें इमेज बनता है। इसमें क्या होता है? इस पर इमेज बनता है, इसलिए हम लिख सकते हैं इट इज ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। लाइट सेंसिटिव स्क्रीन की तरह काम करता है, बिल्कुल लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, इसीलिए इसको कहते हैं। सेकंड पॉइंट, ये क्या होता है? बहुत डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है। आप लिख सकते हैं इट इज ए डेलिकेट मेम्ब्रेन। इट इज ए डेलिकेट मेम्ब्रेन ऑन विच सो मेनी टाइप्स ऑफ सेंसिटिव सेल्स आर प्रेजेंट, कोन सेल, रॉड सेल। चलिए हम लिख देते हैं इट इज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। उसके बाद इट इज ए डेलिकेट मेम्ब्रेन, उसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम बता रहे हैं कि सो मेनी लाइट सेंसिटिव सेल्स आर प्रेजेंट ऑन रेटिना, ठीक है ना। तो लिख दीजिए यहाँ पर। एक बात और पहले, इमेज बनता है, इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पे तो बनता है ना। तो इमेज जो इन्वर्टेड बनता है, रियल बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, सब रेटिना बनता है। तो लिखिए इन्वर्टेड, रियल एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, डिमिनिश्ड मतलब होता है छोटा। डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड, ऑन रेटिना। रेटिना पर ये इमेज बनता है और कहीं नहीं बनता है। इमेज अगर रेटिना पर नहीं बन रहा है, समझ लीजिए कोई ना कोई डिफेक्ट ऑफ विजन है, यानी रेटिना पर बनने चाहिए। हो गया। अब देखिए इनमें क्या होता है, बहुत सारे रेटिना के पास बहुत सारे लाइट सेंसिटिव होता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं बहुत सारे। लेकिन हम लोग इसमें दो हम आपको बताएंगे, एक कौन सेल, रॉड सेल। तो लिख दीजिए रेटिना हैव मेनी लाइट सेंसिटिव सेल। रेटिना के पास क्या होता है? बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल होता है। और वही सेल जब इस पर लाइट इस पर पड़ता है तो वही सेल क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है। वही सेल क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है। तो यहीं पर रेटिना हैव मेनी लाइट सेंसिटिव सेल which activated when light is fall, या जब रे मीट करता है उसको फॉल लिखिए, या इल्यूमिनेशन भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर इल्यूमिनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। when light is fall या रे मीट ऑन इट, ठीक है ना। क्या लिखे हैं? रेटिना हैव मेनी लाइट सेंसिटिव सेल विच एक्टिवेटेड व्हेन लाइट इज फॉल ऑन इट। जब इस पर लाइट पड़ता है तो क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है। क्या करता है? एक्टिवेट हो जाता है। एंड उसके अलावा क्या करता है? एंड जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। चलिए एक बार हम आपको और बताते। देखिए इस रेटिना के ऊपर, ये जो रेटिना दिख रहा है ना, इस रेटिना के ऊपर बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। जैसे उस पर लाइट पड़ता है, यहाँ से लाइट एंटर करेगा, और जैसे इस पर लाइट पड़ेगा तो जो सेल इस पर है लाइट सेंसिटिव सेल, वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा? यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उन सारी इन्फॉर्मेशन को के हेल्प से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा। और यहाँ बताइए इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो गया, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कौन लेकर जाएगा भाई? ऑप्टिक नर्व्स। उसको ऑप्टिक नर्व्स क्या करेगा? लेकर जाएगा ब्रेन के पास, और ब्रेन क्या करेगा? उसको एनालिसिस करेगा, प्रोसेस करेगा, और फिर आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम कि भाई किसका इमेज है, किसका ऑब्जेक्ट है। इन सारी चीज़ों को हम तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तभी देख पाएंगे। तो ये हो गया ऑल अबाउट आई। ऑल अबाउट क्या हो गया? आई हो गया। अब आईज में कौन कौन डिफेक्ट्स होता है, फार पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है, ठीक है ना। हम लोग जब दूर की चीज़ों को देखते हैं तो हमारे लेंस का कंडीशन कैसा होता है, जब पास की चीज़ों को देखते हैं तो लेंस का कंडीशन कैसा होता है, ये अभी हम बताने वाले हैं। तो इसको इरेज करते हैं। देखिए अब हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर जो रेटिना के बारे में बताया ना,
अब इसी रेटिना के में जो दो सेल होता है इंपॉर्टेंट सेल, कोन सेल और रॉड सेल, उसके बारे में अभी हम बताएंगे आपको इरेज करने के बाद। तो देखिए अब रेटिना का जो सेल होता है उसको बता रहे हैं कि रेटिना में कौन कौन सेल होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेटिना। देखिए रेटिना के ऊपर, ठीक है ना, जो रेटिना का सरफेस होता है उसके ऊपर दो तरह का सेल होता है। रेटिना के सरफेस पर कितने तरह का सेल होता है? दो तरह का। एक होता है कोन सेल, एक होता है कोन सेल, दूसरा रॉड सेल। कोन सेल और रॉड सेल। तो कोन सेल का काम क्या होता है? कोन सेल का काम होता है कलर को आइडेंटिफाई करना। मान लीजिए अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, पड़ा हुआ है, वो किस कलर का है आप कैसे पता कर पाते हैं? कोन सेल की हेल्प से। अगर कोन सेल ना होता तो हम कलर को नहीं पहचान पाते, नहीं आइडेंटिफाई नहीं कर पाते भाई ये जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने है किस कलर का है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। यानी ये क्या करता है? इट इज रेस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट है वो किस कलर का है कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं? कोन सेल की हेल्प से। और क्यों कोन सेल कहाँ है? रेटिना के ऊपर होता है, रेटिना के ऊपर होता है। रॉड सेल क्या होता है? देखिए अभी बताएंगे, इसको हम बताएंगे, याद कैसे रखना है इसको भी बताएंगे। रॉड सेल क्या करता है? इट इज रेस्पॉन्सिबल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? टू आइडेंटिफाई द ब्राइटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ब्राइटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर वर्ड है सी से कलर। यानी कोन सेल क्या करता है? कलर को आइडेंटिफाई करता है। सो कोन सेल क्या करता है? कलर को आइडेंटिफाई करता है। और रॉड सेल क्या करता है? ब्राइटनेस को आइडेंटिफाई करता है। तो हम देखिए एक बार और बता रहे हैं कि रेटिना के सरफेस पर दो तरह का सेल होता है, कोन सेल, रॉड सेल। कोन सेल क्या करता है? कलर को आइडेंटिफाई करता है। कोई ऑब्जेक्ट है उसका कलर कैसा है उसको आइडेंटिफाई करता है। दूसरा है रॉड सेल जिसका काम होता है ब्राइटनेस को आइडेंटिफाई करना। अब इसके बाद आती है कि भाई कुछ ऐसे एनिमल का नाम आप सुने होंगे, कुछ ऐसे भी एनिमल का नाम सुने होंगे जानवरों को जो रात में देख सकते हैं। उनको क्या बोलते हैं? नॉकटर्नल एनिमल के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ऐसे एनिमल जो जिनको रात में दिखता है उनको नॉकटर्नल एनिमल कहते हैं। जैसे बैट हो गया, बैट मतलब चमगादड़, और आउल यानी उल्लू, इन दोनों को नॉकटर्नल एनिमल कहा जाता है। इसको हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, आपको नोट कर लीजिएगा। इसको देख लीजिए, इसमें एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको। अच्छा एक बात बताइए, कभी रात में मान लीजिए आपके सामने कोई आदमी अगर जा रहा हो, ठीक है ना, रात में अगर लाइट कम है तो आप उस आदमी का कलर नहीं पहचानिएगा कि भाई किस कलर का कपड़ा पहना हुआ, लेकिन बस आपको सिर्फ इस बात का फील होगा कि हाँ यहाँ पर एक आदमी जा रहा है, ठीक है ना, आदमी जा रहा है। यानी उस आदमी का आपको क्या दिखाई देगा? उसको आपका कलर दिखाई देगा? नहीं दिखाई, उसका कलर नहीं पहचान पाइएगा। यानी इसका हम कह सकते हैं नंबर जो होता है कम होता है। यानी हम लोग रात में कलर नहीं पहचान सकते हैं। कोई आदमी अगर आपके सामने जा रहा है, अगर लाइट कम हो तो कलर नहीं पहचान सकते उसकी कलर का ड्रेस पहना है। लेकिन एक तो हमको थोड़ा सा इस चीज़ का एहसास होगा, फील होगा कि भाई वहाँ से कोई आदमी गुजर रहा है। यानी इसके कंपेयर ये वाला सेल क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसलिए हम उसका थोड़ा सा चीज़ दिखता है हमें, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस टाइप का दिखता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हम उसको कौन सेल कम होता है और ये थोड़ा ज़्यादा होता है एक दूसरे कंपेयर में। तो अब बताते हैं, हम आपको नॉकटर्नल एनिमल के बारे में बताते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं नॉकटर्नल एनिमल के, नोट कर लीजिए नॉकटर्नल एनिमल के बारे में। नॉकटर्नल एनिमल, द एनिमल विच कैन सी एट नाइट, जो रात में देख सकते हैं, जो अंधेरे में देख सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? नॉकटर्नल एनिमल बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखिए कौन कौन? बैट मतलब क्या होता है? चमगादड़। बैट मतलब चमगादड़, लिख लीजिएगा अगर पता हो तो ठीक है। और दूसरा होता है आउल, उल्लू। ये दोनों और भी बहुत सारे एनिमल होंगे।
यानी ये दो एनिमल जो इनको नॉकटर्नल एनिमल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रात में इनको दिखाई देता है, अच्छे से दिखाई देता है। जितना ये देख पाते हैं ना उतना हम लोग अच्छे से नहीं देख पाते हैं रात में, ठीक है ना। तो देखिए एक बार, उसके बाद चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट को शुरू करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए अब क्या करना है आपको कि जब हम पढ़ने वाले हैं लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले डिफेक्ट्स ऑफ विजन को पढ़ने से पहले किस किस टर्म का यूज होता है उसको चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो अगर हम आपसे बोलें कि अपने हाथ पर कोई चीज़ लिख लीजिए या जो कॉपी आपके सामने है उस कॉपी को आप उठाइए और उसको आप पास लाने की कोशिश कीजिए। क्या कीजिए? पास लाने की कोशिश कीजिए। तो आप देखते होंगे जैसे जैसे आप पास लाइएगा ना तो एक ऐसा समय आएगा कि आपके जो हाथ पर या कॉपी पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपको ब्लर दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? ब्लर दिखाई देगी। इसके अलावा आपके आई में पेन होने लगे, स्ट्रेन होगा, पेन दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हम किसी चीज़ को एक लिमिट तक ही देख सकते हैं, यानी ज़्यादा पास लाइएगा तो नहीं देख सकते हैं, ज़्यादा पास लाइएगा तो नहीं देख सकते हैं। इसी को तो बोलते हैं नियर पॉइंट। नियर पॉइंट द डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच वी कैन सी क्लियरली एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नियर पॉइंट। यानी जो सबसे पास, इससे हम पास यानी 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास ले जाइएगा ना तो हम इसको नहीं देख पाइएगा। आप आँख में दर्द भी होगा और ब्लर भी चीज़ें दिखाई देंगी, तो उसको बोलते हैं नियर पॉइंट। लेकिन एक बात बताइए, नियर पॉइंट तो हम लोग ठीक है देखेंगे, लेकिन जब हम किसी चीज़ को हम लोग कोई चीज़ हमारे बिल्कुल पास है उसको हम देखते हैं तो हमारे आँख में ऐसा क्या होता है कि उसको हम लोग देखते हैं आँख क्या बदलाव होता है। जब हम किसी दूर वाले चीज़ को देखते हैं तो हमारी आँख के अंदर लेंस में क्या बदलाव होता है उसको भी थोड़ा पहले क्यों ना डिस्कस कर लें हम लोग। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं व्हाट हैपन व्हेन वी सी नियरर ऑब्जेक्ट। आप बताइए जब हम लोग नियरर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो क्या होता है। आपसे अगर एग्जाम में आ जाए कि व्हाट हैपन व्हेन वी सी नियरर ऑब्जेक्ट, नहीं, जब हम लोग पास की चीज़ों को हम लोग देखते हैं तो क्या होता है उस समय हमारे आँख में क्या हो गया। आपको सबसे पहली बात क्या होता है कि जो आई लेंस आपको दिख रहा है ना, जो आई लेंस है उसमें चेंज होता है, सिलियरी मसल चेंज करता है। सिलियरी मसल क्या होता है? रिलैक्स होता है। आप लिख दीजिए सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड। क्या होता है? सिलियरी मसल रिलैक्स हो जाता है। अब सिलियरी मसल बताइए, एक मिनट, क्या हम लोग नियरर पढ़ रहे हैं ना, तो नियरर में तो रिलैक्स नहीं है आपको। पहले चलिए हम फार बताते हैं आपको, फार के बारे में थोड़ा समझ लीजिए पहले। फार ऑब्जेक्ट यानी कहने का मतलब, फार का मतलब यानी जब हम दूर की चीज़ों को देखते हैं, तो कैसा कंडीशन होता है। तो क्या होता है? सिलियरी मसल्स क्या होता है? रिलैक्स हो जाता है भाई, रिलैक्स हो जाता है। तो फिर रिलैक्स होगा तो दूसरा जब लेंस में क्या हो जाएगा? लेंस बिकम्स थीन। लेंस क्या हो जाएगा? थीन हो जाएगा। पहला जब सिलियरी मसल क्या होगा? रिलैक्स होगा तो लेंस थीन हो जाएगा, और जब लेंस थीन होगा तो थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं उसका कर्वेचर बढ़ जाएगा भाई, कर्वेचर बढ़ जाएगा उसका। कर्वेचर विल बी इंक्रीज। कर्वेचर क्या हो जाएगा? विल बी इंक्रीज। कर्वेचर बढ़ जाएगा, कर्वेचर उसका बढ़ जाएगा। तब जब कर्वेचर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ, आप खुद सोचिए, जब कर्वेचर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगा, ठीक है। 4 पॉइंट लिखिए, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, यानी आई लेंस का इंक्रीज होगा। फोकल लेंथ क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब बताइए फोकल लेंथ इंक्रीज होगा तो पावर उसका क्या करेगा? डिक्रीज हो जाएगा। आप ऑब्वियसली जानते हैं भाई, पावर ऑफ लेंस में आप पढ़े होंगे या नहीं, तो हम बता दे रहे हैं इधर थोड़ा सा कि जो पावर ऑफ लेंस होता है ना, पावर ऑफ क्या होता है? 1/f होता है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है? 1/f। लाइट चैप्टर में आप पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस 1/f होता है। यानी अगर देखिए फोकस अगर बढ़ाइएगा, फोकस क्या होगा? फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर घटेगा, पावर क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या इंक्रीज हो जाता है। और इस तो हम लोग क्या करते हैं? देन वी कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी तब जाकर हम लोग फार ऑब्जेक्ट। अब ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि भाई जब हम लोग दूर की चीज़ों को देखते हैं तो हमारे आई में क्या क्या बदलाव होता है, कैसे हम देख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो पाता है तभी हम देख पाते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है ये क्या लिखा हुआ है? लेंस बिकम्स
थिन, पतला हो जाता है। तो ये चलिए ये क्या कौन सी बात हो गई, जब हम लोग दूर की चीज़ों को देखते हैं। अगर मान लीजिए अगर पास की चीज़ को हम लोग देखेंगे, पास की चीज़ों को देखेंगे तब क्या होगा, तो इसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव करना है आपको, ज़्यादा बदलाव नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा बदलाव करना है। तो यहाँ पर आप लगा लीजिए नियर, क्या लगा लीजिए, नियर, नियर लिख लीजिए यहाँ पर आप, नियर। जब हम नियर को ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो क्या बदलाव होता है, सिलेरी मसल क्या हो जाएगा, इसमें रिलैक्स होता था ना, इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, इसको हटा दीजिए। अच्छा, लेंस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, आप चेंज कर सकते हैं। कर्वेचर इसमें डिक्रीज इंक्रीज है ना, तो उसमें डिक्रीज हो जाएगा, इसको हटा दीजिए। फोकल लेंथ ये सब हटा दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर अब चलिए आपको हम बता दे रहे हैं व्हाट हैपन व्हेन वी सी नियर ऑब्जेक्ट, जब हम लोग पास की चीज़ों को देखते हैं तो क्या होगा, तो सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, छोटा हो जाएगा, भाई हमको नज़दीक की चीज़ों को देखना है, नज़दीक की चीज़ों को देखना है, नज़दीक की चीज़ों को, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेंस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, लेंस क्या हो जाएगा, थिक मतलब मोटा, थिक मतलब मोटा हो जाएगा। और कर्वेचर विल भी, उसमें इंक्रीज था ना, तो कर्वेचर इसमें डिक्रीज हो जाएगा, इसमें कर्वेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ आप खुद सोचिए, उसमें क्या था, बढ़ गया था, फोकल लेंथ बढ़ गया था, तो इसमें फोकल लेंथ इंक्रीज नहीं, उसमें फोकल लेंथ हाँ बढ़ा था, फोकल लेंथ बढ़ा था, तो ये घट गया था, ठीक है ना। इसमें फोकल लेंथ कम होगा, ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा भाई, तो फोकल लेंथ डिक्रीज, पावर इंक्रीज, पावर इंक्रीज होगा तभी बेंडिंग ऑफ लाइट ज़्यादा हो पाएगा और हम पास की चीज़ों को देख पाएंगे। और यहाँ पर देन वी कैन सी नियरर ऑब्जेक्ट, नियरर ऑब्जेक्ट, तो यही सब प्रोसेस होता है, तब जाकर हम किसी चीज़ को, पास की चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब आपको हम बताएंगे फार पॉइंट, नियर पॉइंट, ठीक है ना। तो पहले भी आपको बता रहे थे कि आप किसी चीज़ को आप पास लेकर जाइए, जितनी ज़्यादा पास लेकर जाइएगा ना तो उस चीज़ को आप क्लियरली नहीं देख पाइएगा, क्लियरली नहीं देख पाइएगा। यानी पास लाने का भी एक क्या लिमिट है, आपका दूर देखने का तो कोई लिमिट नहीं, आप कितना दूर देख सकते हैं, लेकिन पास लाने का एक क्या लिमिट है, उससे आप नज़दीक नहीं देख सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नियर पॉइंट। क्या नोट कीजिए आप, नियर पॉइंट, नियर पॉइंट क्या होता है, द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, लिखिए यहाँ पर, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच अ पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड नियर पॉइंट, इज कॉल्ड नियर पॉइंट। क्या आप बताए थे, एक वो मिनिमम डिस्टेंस, वो कम से कम दूरी जितना कोई आदमी देख सकता है उसको क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। यानी उससे पास हम नहीं देख सकते, अगर उससे भी ज़्यादा आप नज़दीक लेकर जाइएगा देखने के लिए ना, तो आपको ब्लर दिखाई देगा और आंखों में दर्द होने लगेगा। यानी जो फोकल जो लेंथ होता है ना, उसका भी एक चेंज होने का लिमिट भाई, उसको आप नहीं कि चेंज कर सकते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि कितना भी चेंज कर सकते नहीं, उसका भाई लिमिट है। नियर पॉइंट समझ में आ गया। अब नियर पॉइंट कितना होता है आपका, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई का, लिखिएगा आप कि नॉर्मल आई का, ठीक है, नॉर्मल आई का द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नियर पॉइंट को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, नियर पॉइंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए क्लियर हुआ आपको। अब फार पॉइंट, अगला टॉपिक हमारा फार पॉइंट। फार मतलब क्या होता है, दूर, फार मतलब दूर। अगर हम आपको बोले कि बताइए कि आप कितना दूर दिखाई दे रहा है, तो आप कहिए कि भाई कितना दूर देख सकते हैं, कितना, बताइए आपको क्या चांद दिखाई देता है कि नहीं, मून दिखाई, वहीं चांद मून दिखाई देता है कि नहीं, आप सन को देख पा रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि ये सब क्या है, एक तरह हम बोल सकते हैं इन्फिनिटी पर है, यानी हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। अब आप कहिएगा भाई कि हमें जापान नहीं दिख रहा है, अरे तो जापान हमें कैसे दिखेगा। अब जापान और हमारे बीच में कितना सारा ऑब्स्टेकल, बताइए, इतने सारे बिल्डिंग्स वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अगर वो भी अगर जापान से पूछिए अगर ऊपर होता तो भी हम लोग देख पाते हैं कि रास्ता क्या होना चाहिए, जिस चीज़ को हम देखना चाहते हैं उसके बीच में क्या रास्ता क्लियर होना चाहिए ना। जैसे कि हमें मून दिखाई देता है, क्योंकि मून क्या है कि मून और हमारे बीच में रास्ता क्लियर है।
और मून सन ये सब इन्फिनिटी पर, जो स्टार्स देख पाते हैं आप सब इन्फिनिटी पर सब देख पाते हैं, यानी आपका फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है, यानी कितना हो दूर तक हम देख सकते हैं। फार पॉइंट तो लिख सकते हैं द मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच a person can see clearly is called far point। इज कॉल्ड फार पॉइंट। तो मैक्सिमम कितना, फार पॉइंट मैक्सिमम कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। मैक्सिमम कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे इन्फिनिटी को ऐसे। मैक्सिमम कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो आपको याद रखना है भाई, पास देखने का तो लिमिट है लेकिन दूर देखने का कोई लिमिट नहीं है। तो देखिए एक बार, फार नियर पॉइंट हो गया, फार पॉइंट हो गया। अब पढ़ना है पावर ऑफ एकोमोडेशन पढ़ना है। देखिए पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, इसको चलिए हम लोग पहले ऐसे एग्जाम्पल से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आप क्या करते हैं, जब बच्चे क्या करते हैं, स्कूल से आते हैं, जब स्कूल से घर आते हैं तो देखिएगा आप खुद इस चीज़ खुद पर अप्लाई कर सकते हैं। जब आप स्कूल से घर जब आते हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखते होंगे कि जैसे कि घर में जब आप एंट्री करते हैं तो आपको हर चीज़ अंधेरा दिखाई देता है। रूम में क्या होता है, आपको अंधेरा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम लाइट से आते हैं ना, जब बाहर लाइट होती है, जब हम लाइट में जाते हैं तो हमारे प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है ताकि लाइट हमारी आँखों में कम से कम एंटर कर सके और हमारे जो अंदर जो सेंसिटिव सेल है वो बर्न ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। लेकिन जैसे हम रूम में आते हैं तो रूम में क्या लाइट लगभग कम होता है बाहर कंपेयर में, इसलिए हमें कोई चीज़ अच्छे से विजुअल नहीं हो पाता है। जैसे अब रूम में आप बैठिए, जैसे 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जैसे बैठिएगा तो धीरे धीरे आपको हर चीज़ क्लियर दिखाई देने लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपकी प्यूपिल का साइज धीरे धीरे क्या अपने फिर फुल साइज में आ जाएगा और जो भी रूम में लाइट होगा उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा और आपको चीज़ें विजिबल होने लगेंगी। ठीक है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम एडजस्ट करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है, प्यूपिल के साइज को भाई एडजस्ट करना पड़ता है। वैसे ही लेंस के साइज को, जो लेंस होता है ना उसको भी एडजस्ट करना पड़ता है। लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ना एडजस्ट करना पड़ता है। अब बताइए रिफ्रैक्शन में आप पढ़ेंगे जो लाइट चैप्टर है कि अलग अलग जगह पर जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं लेंस के सामने जब अलग अलग पोजीशन पर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका अलग अलग जगह पर इमेज बनता है। ठीक है ना। लेकिन सोचिए हमारे आँख के अंदर जो जगह है, जो लिमिटेशन है, क्या लिमिट फिक्स है। रेटिना, आप जानते हैं रेटिना और किसके बीच में, आई लेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, रेटिना और आई लेंस के बीच के डिस्टेंस को क्या हम चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते भाई। उसको तो फिक्स है, नेचुरली फिक्स है कि उसको नहीं चेंज कर सकते हैं। तो आप क्या करना पड़ेगा, कुछ दूसरा उपाय लगाना पड़ेगा, यानी ताकि फोकल लेंथ को चेंज किया सके। फोकस जो पॉइंट है होता है, जब फोकस होता है यानी फोकल लेंथ होता है, उसको अगर हम लोग चेंज कर दें किसी न किसी तरीके से तो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। तो वही फोकल लेंथ को चेंज करना ही एक तरह का पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाता है। अब जैसे हम पास की चीज़ को देखेंगे तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगा ताकि कन्वर्जन ज़्यादा हो और चीज़ों को हम देख सकें। जैसे कि हम लोग अभी जब दूर की चीज़ों को देखेंगे तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब फोकल लेंथ बढ़ेगा पावर घट जाएगा तो कन्वर्जन थोड़ा कम रहेगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग एक पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी इसको डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट its focal length is called accommodation of eye, is called power of accommodation, is called power of accommodation। यानी आपको फिर समझा रहे, एक बार और समझिए, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। यानी जब हम पास की चीज़ों को देखते हैं, ठीक है ना, उस टाइम पर हमारे फोकल लेंथ का साइज़ अलग होनी चाहिए। जब हम दूर की चीज़ों को देखते हैं तो हमारे फोकल लेंथ का साइज़ अलग होनी चाहिए, बिल्कुल अलग होनी चाहिए, तभी हम चीज़ों को देख पाएंगे। तो इसी छोटा करने की, बड़ा करने की, जो चेंज करने की जो एबिलिटी होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। एक ज़रूरत के अनुसार चेंज करना, क्या लिखते हैं, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ को चेंज करने की एबिलिटी को ही पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। यही क्या होता है ना
जिस आदमी के अंदर इस अच्छे से चेंजेज नहीं हो पाता है उसको हम लोग बोलते हैं उसको डिफेक्ट्स ऑफ विजन हो गया है। भाई मायोपिया हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है, ठीक है ना, प्रेस बायोपिया हो सकता है, एस्टिग्मेटिज्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये चेंजेज ना हो तो जो नॉर्मल आई होता है उसमें सारी चेंजेज होते रहता है, तो फिर हम लोग बोलते हैं कोई प्रॉब्लम आई में नहीं है। चलिए एक और आपको छोटा सा टॉपिक हम बताकर ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। देखिए एक छोटा सा और टॉपिक है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है लेकिन देखिए परसिस्टेंस ऑफ विजन पढ़ना है। परसिस्ट का मतलब यहाँ पे वर्ड है परसिस्ट। परसिस्ट मतलब क्या होता है? बनाए रखना, बना कर रखना। चलिए इसको एग्जाम्पल से हम समझाने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी चीज़ को क्या कीजिए, किसी भी चीज़ को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से अपने सामने कोई चीज़ आपके सामने हो, कुछ भी हो उसको ध्यान से देखिए और ध्यान से देखते देखते अचानक अपने आँख को बंद कर दीजिए। अचानक अपने आँख को बंद कर लीजिए तो कुछ देर तक वो चीज़ें आपको दिखाई देगी। कुछ देर तक क्या होगी? वो चीज़ें दिखाई देगी। दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। आप ऐसा देखते होंगे बहुत सारे, ऐसा जरूर करके आप देखिएगा। किसी चीज़ को देखिए ध्यान से और अचानक आँख बंद कर लीजिए, आपको लगेगा कुछ चीज़ें कुछ देर के लिए, बहुत कम देर के लिए आपको चीज़ें दिखाई देंगी। दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसको हम लिख रहे हैं द एबिलिटी ऑफ, इसको डिफिनेशन लिखिए, द एबिलिटी ऑफ रेटिना, द एबिलिटी ऑफ रेटिना टू मेंटेन द इमेज, द एबिलिटी ऑफ रेटिना टू मेंटेन द इमेज, ठीक है ना, इमेज ऑन दियर सरफेस, ऑन दियर सरफेस even image is even object is removed, object is removed, अभी समझाएंगे आपको और समझ में आ जाएगा। removed, even object is removed from the eye, from the eye या in front of eye, in front of eye से हम लोग रिमूव कर दें। कहने का मतलब क्या है? ऐसे इमेज आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है ना, इस इमेज को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद क्या कीजिएगा, आप इसको हटा दीजिए। आप अपना आँख बंद कर लीजिए या मन कर इसको हटा दीजिए, तभी आपको कुछ देर के लिए चीज़ें दिखाई देगी। तो ऐसा क्यों होता है? द एबिलिटी ऑफ रेटिना टू मेंटेन द इमेज ऑन दियर सरफेस इवन ऑब्जेक्ट इज रिमूव, यानी जब हम लोग ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, आँखें बंद कर लेते, तब तक उस इमेज को रेटिना अपने ऊपर बनाए रखता है, परसिस्ट करके रखता है। उसी एबिलिटी को परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। कितने देर के लिए होता है? बहुत कम, आपको फील भी नहीं होगा। हो सकता है कितने स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे नहीं मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, तो हो सकता है ऐसा, क्योंकि ये क्या होता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है? 1/16 सेकेंड होता है, 1/16 सेकेंड होता है। सोचिए कितना, 1 सेकेंड से भी कम है, 1 सेकेंड से भी कम है, 1 सेकेंड का 16th पार्ट, इतना कम समय के लिए होता है, इसलिए हो सकता है कि आपको पता न चले। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन कितना होता है? 1/16 सेकेंड के लिए होता है, सिर्फ इतना ही देर के लिए होता है, इसलिए हो सके आपको पता न चले, ठीक है ना। तो ये था। तो देखिए आई से रिलेटेड जितने भी था सब हम लोग कवर कर लिए, जितने भी टर्म वगैरह था। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ विजन आपको पढ़ाएंगे। उसके अलावा फिर जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन उसको भी कराएंगे और उसके बाद एक और लेक्चर लाएंगे जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? न्यूमेरिकल। इस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल पूछा गया वो सभी न्यूमेरिकल कराएंगे। तो आप क्या कीजिए, मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, आपका प्रिपरेशन हम बहुत ज़बरदस्त कराने वाले हैं, ठीक है ना। आपका प्रिपरेशन हम बिल्कुल ज़बरदस्त कराने वाले हैं और 10th का हम साइंस मैथ लगभग ऑल सब्जेक्ट कराएंगे और आपका प्रिपरेशन अच्छे से कराएंगे। एक बात और हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि जब कुछ दिन के बाद क्या होगा, जब सैम्पल पेपर रिलीज होने लगेगा, जब मार्केट में आ जाएगा नए सैम्पल पेपर, तो उस सैम्पल पेपर को भी यहाँ पर हम कराएंगे। मैथ का सैम्पल पेपर, सवाल का, या जिस सैम्पल पेपर को आप लोग बोलिएगा कराने के लिए, कमेंट बॉक्स में जिस सैम्पल पेपर को बोलिएगा कराने के लिए उसको हम कराएंगे, ठीक है ना। यानी हम आपका फुल्ली प्रिपेयर्ड कराएंगे आपको, ठीक है ना। आप चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स आए तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना, और पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है कि आप थोड़ा कम ही पढ़िए लेकिन पर डे पढ़िए। ये नहीं कि एक दिन 5-6 घंटा पढ़ लिए और कल से फिर 2 दिन रेस्ट कर रहे, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है ना। और हम खुद आपको बताएंगे, स्ट्रेटजी भी बताएंगे कैसे अच्छा मार्क्स लाना है। ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हम खुद पर अप्लाई किए हैं इसलिए बोल रहे हैं। आपको किसी दूसरे वीडियो में इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि किस स्ट्रेटजी की वजह से आप 95+ ला सकते हैं मार्क्स, ठीक है ना। तो किसी दूसरे वीडियो में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए इसको यहीं पर रोकते हैं।